मेरी उम्र अभी 21 साल थी कि तभी मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी कर दी। वह जैसी भी थी, मगर मेरे लिए उसने अच्छा ही सोचा था। मेरे साथ कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया था। मेरी शादी एक अच्छे खाते पीते परिवार में की थी। मेरे पति अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ रहते थे, सो मैं भी शादी के 6 महीने के बाद ही विदा होकर अमेरिका आ गई। मैं पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन एक घरेलू टाइप की लड़की थी। मगर मेरे पति चाहते थे कि मैं जॉब करूं, इसीलिए मैंने एक स्कूल में टीचर की जॉब कर ली। भगवान ने मुझे 2 बच्चे भी दे दिए। मेरी सास घर पर ही होती थी और बच्चों की देखभाल आसानी से कर लेती थी। सास की वजह से मुझे बच्चों की कोई ज्यादा टेंशन नहीं रहती थी। बड़ी बेटी आलिया 3 साल की और छोटी बेटी पूजा 5 महीने की हुई थी। मेरी सांस देखने की अच्छी भली हट्टी कट्टी थी, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक उन्हीं दिनों मेरी सांस की तबीयत खराब रहने लगी, मगर वह जाहिर नहीं होने देती थी। अक्सर आलिया शिकायत करती कि दादी कमरे में किसी से बातें करती हैं। आलिया की बात सुनकर मैं उसको चुप करवा देती कि फोन पर किसी से बात कर रही होंगी। समय गुजरता गया और मेरी छोटी बेटी भी अब 2 साल की हो गई थी। उन्हीं दिनों सांस बहुत ज्यादा बीमार हो गई। मेरे पति ने अपनी माँ का बहुत इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक न हो सकी और अब इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी कि उन्होंने हमसे बातचीत करना भी छोड़ दिया था। ये सारी सूरतें हाल से मैं काफी परेशान हो गई थी। डॉक्टर ने उनको अस्पताल में एडमिट कर लिया। मैंने स्कूल से छुट्टियां ले ली और घर और बच्चों के साथ साथ सास का भी ख्याल रखने लगी। लेकिन किस्मत की वह बच ना सकी और एक शाम खामोशी से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मरने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और इशारे से मुझे करीब आने के लिए कहा। मैंने उनके मुंह के करीब जाकर सुना तो वह कह रही थी, यहां से चली जाओ, यहां मत रहना। यहां रहोगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनकी आवाज में ना जाने ऐसा क्या था कि मैं लरज कर रह गई थी। पति से इस बात का जिक्र किया तो वो बोले, अस्पताल से जाने का कहती होंगी, अस्पताल कौन सी रहने की जगह है। मम्मी यही कह रही होंगी कि अस्पताल में मत रुको, छोटे बच्चे हैं, उन्हें इन्फेक्शन लग जाएगा, इसीलिए यहां से चली जाओ। और वैसे भी मम्मी को अस्पताल और दवाओं से बहुत एलर्जी है, इसलिए मैं भी यही समझ बैठी। मगर मैं नहीं जानती थी कि वह हमसे क्या कहना चाहती थी। अगले दिन उनकी मौत से हमारा पूरा घर उदास रहा था। 1 महीना तो उनको हिंदुस्तान लाने और उनका अंतिम संस्कार करने में लग गया था। वापस घर पहुंचे तो नौकरी की चिंता हुई। पति से बात की कि नौकरी छोड़ दी जाए तो वो बोले, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम स्कूल में रहोगी, आलिया की चिंता तो रहेगी, लेकिन तुम तो जानती हो यहाँ का खर्चा कितना ज्यादा है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, खर्च और भी बढ़ेंगे, नौकरी करना भी जरूरी है। मैं भी सोच में पड़ गई। आलिया तो मेरे साथ ही स्कूल जाती थी, मगर पूजा अभी छोटी थी, उसके लिए डे केयर का इंतजाम भी नहीं किया था। पड़ोसन एक अच्छी औरत थी, उसके पास छोड़कर मैं पहले दिन स्कूल चली गई। इतनी लंबी छुट्टियों के बाद काम का बहुत ज्यादा बोझ था। आते आते शाम के 4 बज गए। भागम भाग बड़ी बेटी को लेकर पड़ोसन के पास आई तो देखा पूजा सो रही थी। पड़ोसन का धन्यवाद किया कि तुमने मेरी बच्ची का ध्यान रखा, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पड़ोसन भी हिंदुस्तानी ही थी, इसलिए वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखती थी। मैं भी उसके साथ अच्छा व्यवहार रखती थी। पड़ोसन ने मुझे चाय पर रोक लिया। मैं भी बहुत ज्यादा थकी हुई थी, चाय की तलब भी महसूस हो रही थी। सोचा घर जाकर चाय बनाऊं, फिर उसके बाद चाय पीऊं, इससे तो अच्छा है चलो यहीं पर पी लेती हूँ। कुछ गपशप भी हो जाएगी और चाय भी पी लूंगी, जिससे कि शरीर में स्फूर्ति भी आ जाएगी। यही सब सोचकर मैं वहीं पर बैठ गई। मेरी पड़ोसन का नाम माया था और वह बहुत ही मिलनसार तबीयत की औरत थी। उसके 2 बेटे थे जो स्कूल जाते थे। माया तेल लगा ने मुझे सलाह दी कि तुम कोई बेबी सिटर रख लो जो तुम्हारी बच्ची को तुम्हारे पीछे अच्छे से संभाल सके। उसने मुझे कंपनी का नाम भी बताया जहां से बेबी सिटर की सेवा ली जा सकती। माया का ये आइडिया मुझे अच्छा लगा। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें, मैंने फौरन उससे नंबर ले लिया। माया ने मुझे बताया कि कंपनी में बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं। एक लड़की को मैं जानती हूँ जिसका नाम सौम्या है। वह लड़की बहुत ही अच्छी है। कभी कभी जब मुझे जरूरत महसूस होती है तो मैं इस सौम्या नाम की लड़की को ही बुलाती हूँ।
तुम भी उसी को काम पर रखना। मैंने कंपनी को फोन की और सौम्या को भेजने के लिए कहा। कंपनी ने शाम 8 बजे का समय दिया। मैं बेचैनी से उस लड़की का इंतजार करने लगी। ठीक 8 बजे सौम्या आ गई थी। वो बहुत ही हुई और प्यारी लड़की थी। उम्र यही कोई 2022 साल के लगभग थी। वह अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए यह नौकरी कर रही थी। सौम्या का सारा बायोडाटा कंपनी ने भेज दिया था। मुझे भी वह एक बहुत ही अच्छी लड़की लगी और फिर मैंने उसे नौकरी पर रख लिया। जब उसे मालूम हुआ कि मैं उसे रेगुलर तौर पर रख रही हूँ, तो वह बेहद खुश हुई थी और अगले दिन सुबह 8 बजे आने का वादा किया और अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह वो ठीक 8 बजे घर आ गई। पूजा से देखकर बहुत खुश हो गई थी। वह घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। अब एक खेलने वाला इंसान उसे घर में ही मिल रहा था। वो दोनों जल्दी ही दोस्त बन गई। मैं और मेरे पति अब बहुत ही रिलैक्स हो गए कि चलो, पूजा का ख्याल रखने वाला कोई तो मिला। अब हम अपने अपने कामों पर आराम से जा सकते हैं। नहीं तो पूरा दिन ध्यान पूजा की तरफ ही लगा रहता था। छोटी बच्ची थी और कोई दूसरा कब तक तुम्हारे बच्चे की देखभाल करता। सौम्या पर मुझे भरोसा था, क्योंकि यह तो उसकी जॉब थी और अपनी जॉब को बचाने के लिए वह जो भी करती, अच्छा ही करती। और फिर सौम्या का नेचर भी मुझे बहुत पसंद आया था। बहुत ही सॉफ्ट नेचर की लड़की थी। इसीलिए मैं और मेरे पति बहुत ही खुश थे। मेरी बेटी पूजा बहुत ही चंचल और खुश मजाज बच्ची थी। वह अब 2 साल की हो गई थी और बहुत बातें करने लगी थी। पूरे घर में भागती दौड़ती फिरती। आलिया स्कूल से आ जाती तो दोनों मिलकर खूब ऊधम मचाते थे। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया और सौम्या ने मेरा भरोसा जीत लिया। वह एक अच्छी और मिलनसार लड़की थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि वह मुझे कुछ कुछ कहना चाहती है। कई बार वो कुछ कहना शुरू करती, मगर बात को बीच में अधूरा ही छोड़ देती और फिर बाय बोलकर अपने घर चली जाती। मैं महसूस कर रही कि जैसे सौम्या किसी उलझन में है। वह मुझे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पाती। फिर मैंने सोचा, शायद उसकी माँ ठीक नहीं होगी, छुट्टी लेना चाहती होगी और शायद खुलकर कह नहीं पाती। यही सोचकर मैं अगले दिन उसे चाय पर रोक लिया। वो कप हाथों में लिए गुमसुम सी बैठी हुई थी। मैंने खुद ही उससे पूछा कि सब खैरियत तो है? आखिर तुम इतना चुपचाप और उदास क्यों रहती हो? क्या पूजा कुछ ज्यादा ही तंग करती है? मेरी बात सुनकर अमृता मुस्कुराई और बोली, अरे नहीं, पूजा तो बहुत ही प्यारी बच्ची है, बल्कि उसके साथ मेरा टाइम बहुत ही अच्छे से पास हो जाता है। मैंने कहा, फिर क्या बात है? मुझे तुम कुछ परेशान सी दिखाई देती हो। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा और उसे विश्वास दिलाया कि तुम परेशान मत हो। जो भी परेशानी तुम्हें है, वो तुम मुझे बता सकती हो। तुम अपने दिल की कोई भी बात मुझसे खुलकर कर सकती हो। मेरी बात सुनकर वो चुपचाप मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में उलझन सी थी, एक परेशानी सी थी। सौम्या बोली, ऊपर दाएं वाले कमरे में कौन रहता है? सौम्या की बात सुनकर मैं एकदम हैरान सी हो गई, क्योंकि वो तो कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था। मैंने कहा, वहां पर मेरी सास रहती थी, लेकिन मेरी सास के मरने के बाद अब वो कमरा खाली पड़ा है। वहां अब कोई भी नहीं रहता। सौम्या की बात सुनकर मैं हैरान हुई थी। ऊपर वाले पोर्शन में 3 कमरे थे। एक कमरे में मेरी सास रहती थी, एक कमरा आलिया और पूजा के लिए था, एक कमरा मेहमानों के लिए खाली पड़ा हुआ था। नीचे हम पति पत्नी का कमरा था। मैंने कहा, क्या बात है, बोलो तो सही। सौम्या बोली, कुछ नहीं मैडम जी, वो पूजा वहां चली जाती है और न जाने किससे बातें करती है। सौम्या ने बताया तो मैं सोच में पड़ गई। अपनी चाय खत्म करने के बाद सौम्या तो चली गई थी, लेकिन मैं सोचो कि गहरी खाई में डूब गई थी। मेरी सास का कमरा तो मेरी सास के जाने के बाद से बिल्कुल खाली पड़ा था। फिर भला पूजा वहां क्या करने जाती है? और अगर जाती भी है तो फिर वहां बातें किससे करती है? रात को पति से यही बात की तो वो बोले, तुम भी क्या बेकार की बातें सोचने लगी हो? पूजा अपनी दादी से बहुत अटैच थी, अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। हो सकता है अपनी दादी की याद में वह अपनी दादी के कमरे में चली जाती होगी और उनकी तस्वीरों से बातें करती होगी। पति के मुंह से यह बातें सुनकर मुझे भी सुकून हो गया। हाँ, शायद ऐसा ही होगा। पूजा मेरी सास की बहुत लाडली थी। हर वक्त मेरी सास उससे चिपकी रहती थी। और पूजा भी तो अपनी दादी से कितना प्यार करती थी।
अब उसकी दादी नहीं है तो उसे अपनी दादी की याद तो आती होगी, और फिर वह अपनी दादी के कमरे में चली जाती होगी और अपनी दादी की तस्वीर से बातें करने लगती होगी। यही सब सोचकर मैंने अपने दिल को समझा लिया। अगले दिन मैंने सौम्या को भी यही समझा दिया, और मेरी सारी बातें सुनकर वह भी रिलैक्स हो गई थी। शायद उसे भी मेरी बातों पर विश्वास हो गया था। धीरे धीरे दिन यूं ही गुजरने लगे थे। उस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी। मेरे पति बहुत ही फ्रेश मूड में थे। उन्होंने एक मूवी देखने का प्लान बना रखा था और खाना भी बाहर ही खाने वाले थे। मैंने सौम्या से बात कर ली कि वह रात 11 बजे तक बच्चों के पास ही रुक जाए। हमारी कोशिश थी कि हम जल्दी ही घर आ जाएंगे। तय समय पर सौम्या घर आ गई। शाम के 6 बजे थे। दोनों बच्चियां टीवी पर कार्टून देख रही थीं। सौम्या किचन में लिए जूस बना रही थी। मैंने सौम्या को बुलाया और उसे सब समझा दिया कि बच्चियों को 8 बजे सोने के लिए ऊपर उनके कमरे में ले जाना, और खाना तो खा चुकी है। ध्यान रखना कि ज्यादा टीवी ना देखें, क्योंकि आलिया को सुबह स्कूल भी जाना होता है। मैंने सौम्या से कहा कि फ्रिज में खाना रखा हुआ है, तुम खा लेना, और अगर कोई इमरजेंसी हो तो फिर मुझे या फिर मेरे पति को फोन कर सकती हो। मेरी बात सुनकर सौम्या ने हमें सिर हिला दिया, मगर मैं नहीं जानती थी कि मैं उसकी जिंदगी को दफ पर लगाने जा रही थी। हमारे जाने के बाद सौम्या ने दरवाजे बंद कर ली और तमाम खिड़कियां भी चेक कर ली, और हम लोग आराम से घूमने के लिए चले गए। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे जाने के बाद घर में क्या तूफान आएगा। अगर मुझे यह पता होता तो मैं घर से जाती ही नहीं। ये घर छोड़कर और अपनी बच्चियों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से कहीं गायब हो जाती। मेरे जाने के बाद घर में क्या क्या हादसे हुए वो सौम्या ने ही मुझे बताए थे। सौम्या ने बताया कि आप दोनों के जाने के बाद मैं बच्चियों के पास आ गई थी। उनका खेलने का मूड था, इसलिए मैं उनके साथ ही खेलती रही थी। 8 बजे मैंने उनको दूध का गिलास देने के बाद उन्हें सोने के लिए ऊपर बने कमरे में ले गई थी। ऊपर की मंजिल पर 3 बेडरूम थे। दाएं तरफ पहला कमरा मेरी सास यानी कि आलिया की दादी का था, और दूसरा गेस्ट रूम था। तीसरा कमरा बच्चियों के इस्तेमाल के लिए था। उन कमरों में अटैच बाथरूम भी थे। बच्चियों का कमरा अच्छा खासा खुला और हवादार था। कमरे में एक तरफ दोनों के बेड लगे हुए थे, तो एक तरफ सामने बच्चियों के कपड़ों की अलमारी थी। सामने के हिस्से में कालीन बिछाकर खिलौनों की रैक और एक छोटा सा झूला लगा हुआ था। झूले से थोड़ा दूर बच्चियों के लिए एक टेंट भी लगा हुआ था। ये आलिया की सबसे फेवरेट जगह थी। ये बच्चियों के खेलने की जगह थी। दोनों स्टैंड और झूले पर बहुत ही खुशी से खेलती थी। इस जगह में बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने भी पड़े हुए थे, और नीचे एक नरम गुदगुदा बिस्तर भी लगा हुआ था। बच्चों के बिस्तर ठीक करने और उनको ब्रश करवाने के बाद मैंने उन्हें उनके बिस्तर पर लिटा दिया। आलिया का सोने का इरादा नहीं था, बल्कि वह कहानी सुनना चाहती थी। मैंने कहानियों की किताब सामने रखे रैक में से निकाली, जो आलिया की सबसे पसंदीदा बुक थी, और उसमें से उसे कहानी सुनाने लगी। इस दौरान में पूजा सो गई थी। आलिया को भी अब नींद आने लगी थी। उसकी आंखें नींद से बंद होने लगी थी। तब मैंने आलिया को गुड नाइट कहकर दरवाजा बंद किया और नीचे आ गई। घड़ी की सुइयां अब 9 बजा रही थीं। मुझे कुछ भूख लगी थी। मैंने फ्रिज में जाकर चेक किया तो फ्रिज में पास्ता और पिज्जा मौजूद था। मैंने पिज्जा के 2 सिला काटे और गर्म करने के लिए ओवन में रख दिए। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, और इस घर में छाई हुई अजीब सी खामोशी से मुझे घबराहट सी होने लगी थी। तो मैंने अपनी माँ को फोन लगा दिया। उनसे बात करके दिल को काफी सुकून महसूस हुआ। उनसे अपनी घबराहट का भी जिक्र किया तो मेरी माँ बोली, अक्सर नई जगह पर ऐसा ही होता है। दिन में जहाँ कोई बोरियत नहीं होती, वहाँ रात में अजीब सी खामोशी महसूस ही होती है। ये सब कुछ नॉर्मल है, तुम परेशान ना हो, अपना काम करो, और 2 घंटे में घर वाले आ जाएंगे तो तुम आ जाना। मैं तुम्हारे इंतजार में जाग रही हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर मुझे कुछ हौसला मिला था। सच में मैं बेकार में ही घबरा रही थी। घर बिल्कुल अकेला था। बच्चियां सो चुकी थीं तो घर में खामोशी तो होनी ही थी। फोन बंद करके मैं वहीं खड़ी सोच रही थी कि अच्छा, अबन की बीप हुई और मैं उछल पड़ी। अरे मुझे क्या हो गया है, मैंने खुद से कहा, और अबन से पिज्जा निकालकर फिर इससे एक सोडा कैन लेकर बाहर आ गई।
टीवी लगाने के लिए जब रिमोट के लिए नजर दौड़ाई तो वह कहीं नजर न आया। मैंने सोफा कुशन, मेज के नीचे हर जगह तलाश किया, मगर मुझे वो ना मिला। थककर मैं सोफे पर बैठ गई और पिज्जा खाने लगी। अभी मैंने 2-3 बाट ही खाए होंगे कि तभी मुझे अचानक किसी के हंसने की आवाजें सुनाई दी। मैंने प्लेट मेज पर रखकर सीढ़ियों के पास जाकर कान लगाए, क्योंकि आवाज सीढ़ियों के ऊपर से ही आ रही थी। अभी मैं कान लगाए सुनने की कोशिश ही कर रही थी कि सचमुच किसी की हंसने की आवाज थी। ये सिर्फ मेरा वहम था कि तभी उसी समय हंसने की आवाज दोबारा सुनाई दी। मैंने सोचा, ये दोनों अभी तक सोई नहीं, इन्हें सुबह स्कूल भी जाना है और ये अब तक जाग रही हैं। मैं ये बात दिल में कहती हुई ऊपर आ गई। कमरे का दरवाजा खुला था, जबकि मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं उसे बंद करके गई थी। मैंने धीरे से दरवाजा धकेला। कमरे में नाइट लैंप की नीली रोशनी फैली हुई थी। छोटी बेटी पूजा तो अपने बिस्तर पर बेखबर सो रही थी, लेकिन आलिया का बिस्तर खाली था। मैंने नजर घुमाई तो कमरे में बने छोटे से झूले की तरफ कुछ रोशनी नजर आई। ये रोशनी झूले के पास बने टेंट के अंदर से आ रही थी। साथ ही एक बच्ची का साया भी था। मैं उससे झूले की तरफ बढ़ गई और नीचे बैठकर झूले के पास लगे तंबू को खोलने लगी। साथ ही साथ मैंने आवाज लगाई, आलिया, तुम अभी तक जाग रही हो? जल्दी से सो जाओ, तुम्हें स्कूल भी जाना है। और जब तुम्हारे मम्मी पापा आ जाएंगे तो फिर तुम्हें डांट कि तुम अभी तक क्यों नहीं सोई। यह कहते हुए मैं टेंट को खोलने ही वाली थी कि तभी मुझे पीछे से आवाज आई, दीदी, मैं इधर हूं। मुझे अपने पीछे से आवाज आई तो मैंने बैठे बैठे गर्दन घुमाकर देखा तो आलिया बैठ के नीचे थी। उसने इशारा किया कि दीदी, मैं तो इधर हूं, उस टेंट के अंदर नहीं हूं। मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मैं जल्दी से आगे बढ़कर पूरा टेंट खोलने लगी। उसमें कोई भी नहीं था। हाँ, टॉर्च अभी तक जल रही थी। मैंने जल्दी से घबराकर खड़ी हुई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी आंखों से उस टेंट के अंदर किसी की परछाई देखी थी। मैंने जल्दी से सोई हुई पूजा को गोद में उठाया और आलिया का हाथ पकड़कर दोनों को नीचे ले आई। मगर अभी मैं आधी सीढ़ियों पर ही थी कि आलिया ने मेरा हाथ छुड़ा लिया और वापस ऊपर कमरे की तरफ जाना चाहा। मैंने उसे रुकने को कहा। मैं जल्दी से नीचे आकर पूजा को सोफे पर लिटाया और आलिया को बुलाया कि आलिया, नीचे आओ, हम नीचे ही लेट जाते हैं, तब तक तुम्हारे मम्मी पापा भी आ जाएंगे। लेकिन आलिया ने कहा, नहीं दीदी, मैं वापस उसी रूम में जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि मुझे नींद आ रही है, उसने कहा। और फिर वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। फिर कहने लगी, दीदी, आप इतना डरी हुई क्यों हैं? कमरे में तो कोई भी नहीं था और वह तो मेरी फ्रेंड थी। उसका नाम लारा है, वह मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। आलिया ने कहा तो मैं सन्नाटे में रह गई। मैंने आलिया से कहा, तुम बिस्तर के नीचे क्यों थी? आलिया कहने लगी कि मैं और लारा छुपन छुपाई खेल रहे थे। इतने में लारा की मम्मी आ गई थी। लारा की मम्मी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो बहुत ही डरावनी है। आलिया बहुत ही नॉर्मल अंदाज में बता रही थी, लेकिन आलिया की बातें सुनकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। ये तो मैंने भी महसूस किया था कि टेंट के अंदर कोई था, लेकिन कौन था? कोई था भी या नहीं? या बस मेरा वहम था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस दौरान आलिया ऊपर चली गई थी और मैं साकेत बैठी छोटी पूजा को देखती रही। जो कुछ भी था उसका संबंध ऊपर की मंजिल से ही था, लेकिन पता नहीं ये मेरा वहम था या हकीकत। मेरा दिमाग उलझा हुआ था। अब मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। ऊपर आलिया अकेली थी। मैंने सोचा आलिया को नीचे ले आती हूँ, जब तक कि उसके माँ बाप नहीं आ जाते। यही सोचकर मैंने एक नज़र सोई हुई मन पर डाली और ऊपर जाने लगी। राहदारी में रोशनी फैली हुई थी। दाएं तरफ के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। ये वही कमरा था जहां आपकी सांस रहती थी। ये कमरा उस दिन के बाद से हमेशा बंद ही रहता था, जब से मैंने आपकी छोटी बेटी पूजा को वहां बातें करते सुना था। ये दरवाजा क्यों खोल दिया आलिया ने? मैं यह सब सोचती हुई कमरे के पास आ गई थी। आलिया, कहाँ हो आप? मैंने आलिया को आवाज लगाई और आवाज लगाते लगाते मैंने दरवाजा भी खोल दिया। कमरे में अंधेरा था। मैंने लाइट का बटन तलाश किया। बटन दबाते हुए मैंने अलमारी में कुछ आहट सुनी। कमरा तो खाली था। कमरे के बीचों बीच बेड पड़ा हुआ था। उसके सामने वाली दीवार में एक बड़ी सी खिड़की थी, बेड के दूसरी तरफ।
एक दीवार के साथ एक अलमारी रखी हुई थी। आहट वहीं से आ रही थी। मैं परेशानी से अलमारी की तरफ गई। आलिया, क्या आप यहाँ पर हो? मैं उसके हैंडल को छूने लगी। इसी समय मेरे पांव पर किसी ने हाथ रखा। आलिया हमेशा बैठ के नीचे छुपकर खेलती थी। मुझे लगा आलिया ही होगी। मैंने बिना देखे कहा, आलिया, ये खेलने का समय नहीं है और तुम इस अंधेरे कमरे में क्यों खेल रही हो? अगर तुम्हें खेलना ही है तो चलो, नीचे हॉल में चलते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। और तभी मेरे पीछे से आवाज आई, दीदी, मैं तो यहाँ हूँ। मैंने झटके से मुड़कर देखा तो आलिया दरवाजे में खड़ी थी। तो फिर यह हाथ के का था? मैंने नीचे देखा तो एक काला सा हाथ नजर आया। हाथ की उंगलियों के नाखून बहुत ही बड़े बड़े थे। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं बुरी तरह से दौड़ती हुई नीचे आ गई। आलिया का हाथ पकड़कर मैं उसे भी अपने साथ ले आई थी। मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा। चलो बच्चों, तुम भी मेरे साथ चलो, हमें जाना होगा अभी के अभी। मैंने आलिया से कहा और पूजा को गोद में उठाना चाहा, मगर वह सोफा तो अब खाली था। वहां पूजा मौजूद नहीं थी। मन के गायब हो जाने से मेरी हालत खराब हो गई। मैं चीख चीख कर उसे आवाजें देने लगी। आलिया भी डर गई थी। मुझे कोई जवाब न मिला तो मैं सोफे पर गिरकर रोने लगी। मेरा दिमाग ऐसा लग रहा था कि जैसे काम करना बंद कर चुका है। अब आलिया भी मुझे देखकर रोने लगी थी। उसे रोता देखकर मैं खुद को संभालने लगी। मुझे हिम्मत करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उन बच्चों की जिम्मेदारी मेरे सर थी। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे बच्चियों की सुरक्षा करनी होगी। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछ डाले। आलिया को साथ साथ बिठा लिया, उसको तसल्ली दी और कहा, आलिया, मुझे बताओ, तुम अपनी फ्रेंड लारा को बुलाने जाती थी या लारा खुद ही तुम्हारे पास आती थी? इतना तो मुझे पता था कि आलिया, जिसको अपना फ्रेंड बता रही थी, वह कोई बच्ची, इंसानी बच्ची नहीं है। जरूर वही कोई बुरी आत्मा है और अब शायद उसी ने पूजा को गायब किया है। मेरी बात सुनकर आलिया कहने लगी, दीदी, कभी कभी रात को लारा खुद ही मेरे पास आ जाती है और मुझसे कहती है, चलो आलिया, हम खेलते हैं। लारा बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ खेलती थी, लेकिन उसकी मम्मी अच्छी नहीं है। जब उसकी मम्मी आ जाती थी तो फिर मैं चुपके से सोने के लिए लेट जाती थी और लारा चली जाती थी। आलिया की बातें सुनकर मैं कुछ भी आइडिया नहीं लगा पा रही थी। मैंने कहा, आलिया, हमें पूजा को ढूंढना है। हम उसे पूरे घर में तलाश करेंगे। अभी तो मैं उसे इसी सोफे पर लेटा कर गई थी। वह इतनी जल्दी कहाँ चली गई? वह जरूर इसी घर में होगी। वह कहीं नहीं जा सकती। वह यहीं पर होगी, इसी घर में कहीं नहीं जा सकती। वह हमें परेशान करने के लिए शायद इधर उधर कहीं छुप गई होगी। यह सब अपने दिल को समझाने के बाद हमने पूजा को ढूंढना शुरू कर दिया। नीचे डाइनिंग रूम, टीवी, लॉन्स और एक कमरे के अलावा वहां पर एक स्टडी रूम भी था। मैं वहां भी गई। आलिया भी मेरे पीछे पीछे थी। पूरा कमरा खाली था, वहां कोई नहीं था। मैंने पूजा को आवाज भी दी, मगर मुझे कोई भी जवाब न मिला। आलिया बाहर निकल गई। मैं उसके पीछे पीछे ही बाहर आ गई थी। मैंने सोचा कि आपको फोन करूं और आप लोगों को यह सब बताऊं, मगर आप लोग मेरी बात का विश्वास ना करते, बल्कि पूजा का ख्याल ना रखने के लिए उल्टा मुझे सजा देते। मैंने पूजा के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि आखिर वह कहाँ जा सकती है, कहीं अपनी दादी के कमरे में तो नहीं चली गई। यह ख्याल आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस कमरे में तो मैं अभी अभी गई थी और वहां पर ही तो मुझे वह हाथ दिखाई दिया था। अगर बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ ना करती, लेकिन मेरा दिल किसी सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। लेकिन मुझे पूजा को तो ढूंढना ही था। मैं सीढ़ियों के करीब आई और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसी समय मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज ऊपर से ही आ रही थी। पूजा, पूजा, हाँ, शायद ये पूजा की ही आवाज थी। पूजा ऊपर ही थी। मेरे दिल को थोड़ा सुकून भी हुआ कि चलो पूजा ऊपर है, लेकिन साथ ही साथ मेरा दिल डर की वजह से तेज तेज धड़क भी रहा था। लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगी। आलिया मुझे रोकना चाहती थी, मगर मैंने उसे वहीं रुकने का कहा और खुद ऊपर चढ़ने लगी। रहदी अब बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। मैं वहीं खड़ी होकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि रोने की आवाजें कहाँ से आई थी। उसी समय मैंने दोबारा से रोने की आवाज सुनी। आवाज अब बिल्कुल धीरे से आ रही थी। मैं चलती हुई कमरे के करीब आई। आपकी सांस का वही खौफनाक डरावना कमरा मेरे सामने था।
मैंने दरवाज़ा खोले, बिना दरवाजे से कान लगाए। आवाज़ तो अंदर से ही आ रही थी। मैंने जल्दी से हैंडल घुमाया, मगर वह नहीं घूमा। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मेरा सर एकदम से चकरा गया था, क्योंकि जब मैं और आलिया कमरे से भागकर नीचे गए थे, उस समय दरवाज़ा खुला हुआ था। मगर अब यह लॉक कैसे हो गया? और छोटी बेटी पूजा अंदर थी। इस दरवाजे को खोलना होगा। मैंने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। जोर जोर से उसे धर ढा या मगर दरवाजा ना खुला। रोने की आवाजें अब बंद हो गई थी। मैंने चाबी की तलाश में इधर उधर देखा। उसी समय राहदारी के आखिरी हिस्से में मुझे वो खतरनाक आत्मा नजर आई, जो शायद आलिया के कहने के अनुसार लारा की माँ थी। वो एक औरत थी, मगर उसका पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था। आंखें बिल्कुल सफेद और उसके कपड़े में मटियाल रंग के थे। शरीर के खून के धब्बे सूख कर काले पड़ चुके थे। उसने मेरी तरफ देखा और उसके देखते ही डर के मारे मेरे हलक से आवाज भी निकलना बंद हो गई थी। वह जमीन पर नहीं थी, बल्कि वह छत से लगी हुई थी। उसके पांव हवा में थे। उस वक्त आलिया भी ऊपर आ गई। उस समय आलिया भी ऊपर आ गई और उसने एक जोरदार चीख मारी। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मेरी आंखों के सामने से कमरे का दरवाजा खुला और आलिया एक झटके से उस कमरे में चली गई। दरवाजा दोबारा से बंद हो गया। नहीं तो ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आवाज मेरे गले में घुट कर रह गई। मैं दरवाजे की तरफ भागी। उसी समय वह मेरे कान के करीब आकर चिल्लाई, हमें अकेला छोड़ दो, चली जाओ यहां से। वो मेरे पीछे खड़ी थी और मुझे एक जोरदार झटका लगा। मैं हवा में उड़कर सीढ़ियों से टकराई और लुढ़कते हुई सीढ़ियों से नीचे आ गई। मेरा सर रेलिंग से टकराया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बेहोश होने से पहले आखिरी आवाज जो मैंने सुनी, वो आलिया की चीख की आवाज थी। उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। यहां तक कि कहानी सौम्या ने मुझे सुनाई। सौम्या की यह कहानी सुनकर मैं खामोश हो गई। और आगे की कहानी तो मुझे पता ही थी। जब मैं और मेरे पति खाना खाने के बाद घर पहुंचे, तो गाड़ी से निकलते ही मुझे आलिया की चीख की आवाज सुनाई दी थी। और यह चीखें सुनकर मैं और मेरे पति बहुत ज्यादा घबरा गए थे। हम दोनों गाड़ी बंद करना भूलकर घर के अंदर दौड़े थे। देखा तो सौम्या सीढ़ियों के नीचे बेहोश पड़ी थी और उसके माथे से खून बह रहा था। आलिया और पूजा ऊपर चिल्ला रही थी। साथ ही दरवाजा पीटने की भी आवाजें आ रही थी। हमें नहीं मालूम कि आखिर हुआ क्या है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सौम्या की हालत काफी खराब थी। मेरे पति ने जल्दी से इमरजेंसी को फोन किया और मैं ऊपर भागकर पहुंची तो देखा मेरी सांस के कमरे से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं। मैंने हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल गया। अंदर दोनों बच्चियां बंद थीं। रो रो कर उनका बुरा हाल था। आलिया के दाएं गाल पर एक नील का निशान पड़ा था और उसका होंठ भी फटा हुआ था। उसने मुझे देखा तो रोती हुई मुझसे लिपट गई। पूजा जमीन पर लेटी हुई थी। कमरे का सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कमरे में कोई तूफान आया हो। कमरे में फैले सामान में मेरी नजर एक डायरी पर पड़ी थी। मैंने पूजा को गोद में लिया और नीचे आ गई। सौम्या के लिए एम्बुलेंस आ गई थी। वह अभी तक बेहोश थी। आलिया से देखकर दीदी दीदी चिल्लाने लगी। मम्मा, दीदी को क्या हुआ है? आलिया मुझसे पूछ रही थी, लेकिन मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम सब अस्पताल चले गए। सौम्या की माँ को बता दिया गया था। वो भी दौड़ी दौड़ी आ गई थी। डॉक्टर ने बताया कि सौम्या को गहरी चोट नहीं है, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आलिया की भी ड्रेसिंग की गई और उसको दबा दी गई। आलिया ने मुझे बताया कि दादी माँ उसे कमरे में ले गई थी और पूजा को भी ले गई थी। हमने वहां हॉस्पिटल में यही कहा कि दोनों सीढ़ियों से गिर गई थी। मेरे हाथ जो डारी लगी थी, वह मेरी मरी हुई सांस की थी। उसको पढ़ा तो मालूम हुआ कि इस घर में कई साल पहले एक माँ बेटी को कत्ल कर दिया गया था। पुलिस कातिल का सुराग ना लगा सकी। बाद में मालूम हुआ था कि बाप ही उन दोनों का कातिल था। उनकी आत्माएं अब तक वहीं उस घर में ऊपर वाले पोर्शन में मौजूद थी। वह वहां किसी को आवाज नहीं देख सकती थी। मेरी सास ने कुछ मंत्रों से उन्हें अपने कमरे तक ही बंद रखा था। मेरी सास ने डायरी में यह भी लिखा था कि मैं एक ऐसा जाप कर रही हूँ जिसके पूरा होते ही ये दोनों आत्माएं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी और फिर मेरा घर और मेरे बच्चे इन आत्माओं से सुरक्षित हो जाएंगे।
अभी मैं अपने बच्चों को यह सच्चाई बताकर उन्हें डराना नहीं चाहती। ये घर मेरे बेटे ने अपने खून पसीने की कमाई से खरीदा है। हम इसे यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी सांस अकेली ही उन आत्माओं से जूझ रही थी, और फिर शायद वह आत्मा मेरी सांस पर भारी पड़ गई थी और मेरी सांस बीमार रहने लगी थी और एक दिन हमें छोड़कर चली गई। मगर उनके मरने के बाद वो मेरी बच्चियों पर हावी होने लगी थी। दूसरे दिन जब सौम्या होश में आ गई और उसने मुझे अब जब सारे हाथ से सुनाए, तो मुझे अपनी सांस की कही हुई बात याद आई। मेरी सांस ने तो यही कहा था कि यहाँ से चली जाओ, यहाँ मत रुकना। सौम्या ने जो किया मैं उसका बदला नहीं दे सकती थी। उसने अपनी जान को खतरे में डाला। उसने अपनी जान को खतरे में डाला था। हमने उसी हफ्ते मकान बदल लिया। वह मकान तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया था। पूरा हफ्ता मैं अपने बच्चों के साथ एक मिलने वाले के घर रही थी, और जैसे ही नए मकान का इंतजाम हुआ, हम उस नए मकान में शिफ्ट हो गए। सौम्या और उसकी माँ को मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ले आई हूँ। सौम्या ने जिस तरह अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी बच्चियों की सुरक्षा की थी, मैं इस बात को भुला नहीं सकती थी। अब हम नए मकान में बहुत ही खुशी से रहते हैं। पुराने मकान के गेट पर मैंने एक बोर्ड लगा दिया है, जिस पर लिखा है कि यह घर भूतिया है। मैं नहीं चाहती जो हादसा मेरी बेटियों के साथ पेश आया, वो किसी और बच्चों के साथ पेश आए। कोई अपनी जान को खतरे में डाले। वह घर अब ऐसे ही बंद पड़ा रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसा लगा जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। ऐसे ही रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।